राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे डेफेमेशन केसेस एक बार फिर पॉलिटिकल और लीगल दोनों सर्कल्स में चर्चा का सेंटर बन गए हैं। दिसंबर 2025 के बीच आते आते एक तरफ कर्नाटका हाईकोर्ट ने बीजेपी की क्रिमिनल डेफेमेशन कंप्लेंट में अपना फैसला सुनाया, वहीं दूसरी तरफ पुणे और लखनऊ जैसे शहरों के एमपी एमएलए कोर्ट्स में पुराने केसेस अब भी स्लो मोशन में आगे बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ अलग अलग केसेस की कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे एक नेशनल ऑपोजिशन लीडर का हर पॉलिटिकल स्टेटमेंट, ट्वीट, स्पीच और कैंपेन लाइन कोर्टरूम के माइक्रोस्कोप के नीचे आ जाता है। कर्नाटका हाईकोर्ट के सामने राहुल गांधी का स्टैंड काफी सीधा और लीगली सिग्निफिकेंट रहा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि जिस ट्वीट और एडवर्टीजमेंट को बीजेपी ने डेफेमेटरी बताया है, उससे जोड़ने वाला कोई भी कंक्रीट मटेरियल रिकॉर्ड पर नहीं है। सीनियर एडवोकेट शशि किरण शेट्टी ने जस्टिस एस सुनील दत्त यादव के सामने आर्ग्यू किया कि कंप्लेंट खुद ये एक्सेप्ट करती है कि एलिज्ड पब्लिकेशन या ट्वीट डायरेक्टली राहुल गांधी के अकाउंट से ओरिजिनेट नहीं हुआ। इसीलिए क्रिमिनल डेफेमेशन जैसे सीरियस ऑफेंस के लिए जो डायरेक्ट एट्रीब्यूशन और मेंसीरिया चाहिए, वो यहाँ मिसिंग है। इस केस का पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी उतना ही इंटरेस्टिंग है जितना इसका लीगल एंगल। बीजेपी के कर्नाटका जनरल सेक्रेटरी केशव प्रसाद ने ये कंप्लेंट 2023 असेंबली इलेक्शंस के थोड़े टाइम पहले फाइल की थी, जब कांग्रेस ने पे सीएम कैंपेन लॉन्च किया था। इस कैंपेन में बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के एलिगेशंस लगाए गए थे और रेट कार्ड सर्कुलेट किए गए थे, जिसमें कहा गया कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के लिए ₹2500 करोड़ और एक मिनिस्टर बनने के लिए ₹500 करोड़ देने पड़ते हैं। बीजेपी का कहना है कि इस कैंपेन और एलिज ट्वीट्स ने पार्टी की इमेज को नुकसान पहुंचाया। राहुल गांधी का डिफेंस यहाँ 2 लेवल पर है। पहला, उनका कहना है कि ट्वीट या एड उनके द्वारा ऑथराइज नहीं था। सिर्फ ये कह देना कि राहुल गांधी ने रीट्वीट किया या उनके नाम से कंटेंट सर्कुलेट हुआ बिना डिजिटल ट्रेल और प्रॉपर एट्रीब्यूशन के क्रिमिनल लायबिलिटी फिक्स करने के लिए काफी नहीं है। दूसरा, एडवोकेट शेट्टी ने ये भी पॉइंट आउट किया कि एलिज्ड डेफेमेटरी कंटेंट गवर्नमेंट के खिलाफ था, ना कि बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ। लॉ में गवर्नमेंट और रूलिंग पार्टी को एक ही माना नहीं जा सकता। अगर किसी पॉलिसी या रिजीम पर क्रिटिसिज्म हो तो उसे ऑटोमेटिकली पार्टी डेफेमेशन नहीं बनाया जा सकता। बीजेपी के एडवोकेट विनोद कुमार एम ने इसका स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन किया। उनका कहना था कि जब स्टेट में बीजेपी की सरकार थी, तब गवर्नमेंट पर लगाए एलिगेशंस नेचुरली पार्टी की इमेज को ही डैमेज करते हैं। उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि इलेक्शन टाइम पर ऐसे एलिगेशंस वोटर के दिमाग पर डायरेक्ट असर डालते हैं, इसीलिए डेफेमेशन का एलिमेंट क्लियरली बनता है। कोर्ट ने दोनों साइड्स की बातें सुनने के बाद अभी फाइनल वर्डिक्ट देने से पहले इंटरिम प्रोटेक्शन कंटिन्यू रखी है। हाई कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को तुरंत रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने के बजाय पहले से चली आ रही इंटरिम स्टे को 18 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दिया है। इस स्टे का मतलब ये है कि बेंगलुरु के चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ क्रिमिनल ट्रायल अभी आगे नहीं बढ़ेगा। ये रिलीफ जनवरी में पहली बार मिली थी और तब से हाई कोर्ट कंसिस्टेंटली ये देख रहा है कि क्या राहुल गांधी को बिना सॉलिड एविडेंस के ट्रायल फेस करना चाहिए या नहीं। इस कर्नाटका केस के पैरेलल में ही राहुल गांधी पुणे के एमपी एमएलए कोर्ट में सावरकर डेफेमेशन केस को भी फेस कर रहे हैं, जहां हर हियरिंग के साथ प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटीज और बढ़ती जा रही हैं। ये केस उनके मार्च 2023 लंदन स्पीच से जुड़ा हुआ है, जिसमें विनायक दामोदर सावरकर पर की गई कमेंट्स को लेकर उनके ग्रैंड नेफ्यू सत्यकी सावरकर ने डेफेमेशन कंप्लेंट फाइल की थी। अब इस केस में नया ट्विस्ट तब आया जब कंप्लेनेंट ने 2 नए पेन ड्राइव्स कोर्ट के सामने सबमिट किए, जिसमें एलिजिडली राहुल गांधी का स्पीच रिकॉर्ड है। राहुल गांधी के लॉयर मिलिंद पवार ने इस मूव पर तुरंत ऑब्जेक्शन रेज किया। उनका कहना था कि जब ट्रायल ऑलरेडी एविडेंस स्टेज में है, तब नए इलेक्टोरल एविडेंस का सबमिशन प्रोसीजर के खिलाफ है। इसके अलावा इलेक्टोरल एविडेंस के लिए जो सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट चाहिए, उसकी टाइमिंग और एडमिसिबिलिटी पर भी सवाल उठाया गया। कोर्ट ने फिलहाल राहुल गांधी से रिटन रिप्लाई मांगा है और इस इशू पर डिटेल्ड हियरिंग 16 दिसंबर को शेड्यूल की है। इस सावरकर केस का एक इम्पोर्टेंट लीगल लेसन ये है कि डिजिटल एविडेंस का हैंडलिंग कोर्ट के लिए अब भी एक लीगल चैलेंज बना हुआ है। पहले कंप्लेनेंट ने सीडी सबमिट की थी, जो टेक्निकल रीजन से प्ले नहीं हो पाई। फिर बिना 65B सर्टिफिकेट के दूसरी सीडी को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। अब पेन ड्राइव्स के साथ प्रॉपर सर्टिफिकेट लगाया गया है, लेकिन डिफेंस का कहना है कि एविडेंस रिकंस्ट्रक्ट करना और बार बार फॉर्मेट बदलना फेयरनेस के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। लखनऊ और उत्तर प्रदेश के केसेस राहुल गांधी के लिए एक और लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करते हैं। 2018 में बीजेपी लीडर विजय मिश्रा ने एक कंप्लेंट फाइल की थी, जिसमें राहुल गांधी पर अमित शाह के खिलाफ डेरोगेटरी रिमार्क्स का एलिगेशन लगाया गया था। ये केस अब 5 साल से ज्यादा पुराना हो चुका है और हर साल कुछ न कुछ प्रोसीजरल डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ रहा है। दिसंबर 2023 में राहुल गांधी के खिलाफ वारंट इशू हुआ। फरवरी 2024 में उन्होंने सरेंडर करके बेल ली और जुलाई 2024 में अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया, जिसमें उन्होंने पूरे केस को पॉलिटिकल वेंडेटा बताया। अब दिसंबर 2025 में भी इस केस में डिले ही डिले है। की विटनेस रामाचंद्र दुबे की क्रॉस एग्जामिनेशन एक बार फिर पोस्टपोन की गई है और नेक्स्ट डेट 23 दिसंबर को फिक्स हुई है। डिफेंस का कहना है कि प्रोसिक्यूशन रिपीटेडली विटनेसेस को प्रोड्यूस करने में फेल हो रहा है।
जबकि कंप्लेनेंट साइड का कहना है कि राहुल गांधी के लॉयर्स जानबूझकर टाइम ले रहे हैं। ये ब्लेम गेम कोर्ट्स के रिकॉर्ड में भी रिफ्लेक्ट होती है, जहां हर ऑर्डर में एडजर्नमेंट सॉट और टाइम ग्रांटेड जैसे फ्रेजेस कॉमन हो गए हैं। इन सब केसेस को अगर एक साथ देखा जाए तो एक ब्रॉडर पैटर्न सामने आता है। राहुल गांधी के खिलाफ क्रिमिनल डेफेमेशन का लॉ एक पॉलिटिकल टूल की तरह यूज हो रहा है या फिर ये जेन्युइन लीगल रेमेडी है, ये सवाल अभी भी खुला हुआ है। डेफेमेशन लॉ का पर्पस रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन जब पॉलिटिकल स्पीचेस, कैंपेन स्लोगन्स और ट्वीट्स को क्रिमिनल कोर्ट्स तक ले जाया जाता है, तब फ्री स्पीच और पॉलिटिकल डिसेंट पर भी सवाल उठते हैं। सुप्रीम कोर्ट पहले भी सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जैसे केसेस में कह चुकी है कि क्रिमिनल डेफेमेशन कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी के केसेस में हर कोर्ट इनडायरेक्टली इसी बैलेंस को टेस्ट कर रहा है। कर्नाटका हाई कोर्ट का इंटरिम स्टे ये सिग्नल देता है कि बिना क्लियर एट्रीब्यूशन और एविडेंस के ट्रायल को आगे बढ़ाना जुडिशियल हैरेसमेंट बन सकता है। पुणे और लखनऊ के कोर्ट्स का कॉशियस अप्रोच ये दिखाता है कि डिजिटल एविडेंस और पॉलिटिकल स्पीचेस के केसेस में कोर्ट्स अब ज्यादा केयरफुल हो रही है। पॉलिटिकल एंगल से देखा जाए तो राहुल गांधी के लिए ये केसेस एक तरह से डबल एज स्वॉर्ड बन गए हैं। एक तरफ बीजेपी इन्हें ये दिखाने के लिए यूज करती है कि कांग्रेस लीडर इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स देते हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और ऑपोजिशन इन केसेस को पॉलिटिकल परसिक्यूशन के नैरेटिव के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं। हर कोर्ट अपीयरेंस, हर बेल ऑर्डर और हर इंटरिम स्टे मीडिया हेडलाइन बन जाता है। दिसंबर 2025 के डेवलपमेंट्स ये बताते हैं कि राहुल गांधी के लीगल बैटल्स अभी खत्म होने वाले नहीं हैं। कर्नाटका हाई कोर्ट का फाइनल डिसीजन, पुणे कोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पर रूलिंग और लखनऊ केस में विटनेस एग्जामिनेशन, ये सब 2026 में भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स को शेप करते रहेंगे। एक तरफ कोर्टरूम में टेक्निकल आर्ग्यूमेंट्स चलेंगे, दूसरी तरफ इलेक्शन रैलीज और पार्लियामेंट में इन्हीं केसेस का पॉलिटिकल इको सुनाई देगा। राहुल गांधी के लिए ये सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं, बल्कि एक ऑनगोइंग टेस्ट है कि इंडियन डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल स्पीच की बाउंड्रीज कहां तक जाती हैं और कोर्ट उन बाउंड्रीज को कैसे डिफाइन करता है। आपका इन लेटेस्ट डेवलपमेंट्स को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए एंड कीप फॉलोइंग अस।